आपने जो है एक टैग ओपन किया है तो उसको क्लोज करना है आपने। तो इट कंप्राइजेस टैग्स, और टैग्स का बुनियादी मकसद जो है प्रेजेंटेशन होता है। ब्राउज़र पे जो टैग है उसके कंटेंट को, टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको किस तरीके से ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराना है, ये बुनियादी मकसद है उन टैग्स का। तो बहुत सारे टैग्स हैं। ये एक सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ। राइट नाउ मैं कोई एडिटर यूज़ नहीं कर रहा, तो सिंपलेस्ट वे में जो है काम करते हैं हम, यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट पैड। आप जो है कोई भी एडवांस्ड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप ड्रीम वीवर फ्रंट पेज हो गया, या विजुअल स्टूडियो कोड, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। तो एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो है बुनियादी तौर पर HTML टैग से स्टार्ट होता है। अच्छा, उससे जो पहले जो टैग लगाया है वो ये बता रहा होता है कि ये HTML5 है। ठीक है, डॉक टाइप आपने बताया, ये HTML डॉक्यूमेंट है। HTML5 में डॉक टाइप HTML लिखी जाती है, उसको ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक टाइप जैस के अलावा XML भी हो सकती है। तो टैग के बारे में बता दें प्लीज। टैग्स के बारे में, जी जी सर। ये टैग्स है ना, जैसे यहाँ पे HTML है, HTML में जो है, अब HTML के अंदर आपके पास दो बुनियादी टैग्स होते हैं, हेड का और बॉडी का। हेड के अंदर आप टाइटल हो गया, अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करानी है वो दे दिया आपने, CSS कोई डालनी है वो हो गया। बॉडी के अंदर आपके पास बाकी टैग्स होते हैं। अब टाइटल का मतलब है, मैं इस पेज का टाइटल दे रहा हूँ, जब मैं इसको देखूँगा तो आप देख सकते हैं। इट इज़ ओपनिंग। चलिए, तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये पेज टाइटल है, जो टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है, जो आपकी विंडो है, विंडो का जो टाइटल है। तो आप टाइटल चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने हेडिंग 1 डाली है, H1, तो हेडिंग 1 है, पैराग्राफ है। तो इसके अलावा और बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे बोल्ड करना है, तो मैं जो है /B के अंदर जो है मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो देखें आप, ये पैराग्राफ बोल्ड हो गया। पी का मतलब है पैराग्राफ। इसके अलावा इटैलिक करना है, तो इटैलिक के लिए आई का टैग है। ठीक है जनाब। तो इसी तरीके से और बहुत सारे टैग्स हैं हमारे पास। टैग्स जो है आपके एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आएंगे। ठीक है, ये वर्जन शो किया हुआ है यहाँ पे। तो HTML5 अब यूज़ किया जा रहा है। और फिर हमारे पास हाइपरलिंक के टैग्स हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई हाइपरलिंक डालना है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे yahoo.com पे जाना है, एक होने पे, तो मैंने लिखा कि ए, और ए का मैंने हाइपरलिंक दिया है href। ठीक है जनाब, मैंने कहा कि याहू पे जाना है। तो ये जो है पूरा पेज जो है, उसमें आप सबसे पहले प्रोटोकॉल बताते हो। HTTP प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, :// और यहाँ पे डोमेन नेम दिया मैंने। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास हाइपरलिंक खुल गया। मैं क्लिक करूँगा और ये याहू पे ले जाएगा मुझको। तो ये हाइपरलिंक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इमेज का टैग है, इमेज में कोई डालना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कोई इमेज इधर देता हूँ, ईगल की इमेज ले लेते हैं। ईगल की इमेज है। ठीक है, eagle.jpg। अब मैं कहता हूँ कि हाइपरलिंक के अंदर ही जो है मैं इमेज डाल देता हूँ, इमेज के साथ src बताते हैं, सोर्स। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे जो है अगर टैग ना भी क्लोज करें ना, बास टैग्स ऐसे हैं जिनको क्लोज ना भी करें तो ब्राउज़र इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि ये टैग क्लोज होना चाहिए। तो इमेज का टैग मैंने क्लोज नहीं किया है,
ईगल डॉट जेपीजी है, जेपीजी। सर जो आपने इमेज का टैग लिया है, ये आपने वो पाथ लिया है जहाँ पे इमेज है, ये समझ नहीं आया। इसमें आपने जो सोर्स दी है वो उसकी समझ नहीं इमेज है, आई। इमेज की मैंने सोर्स दी कि ईगल डॉट जेपीजी की इमेज है, जो कि इसकी सोर्स है। ठीक है, तो ये इमेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ये ईगल की इमेज आ गई। अब क्योंकि मैंने इसको हाइपर लिंक के अंदर डाला है, तो ये जो पूरी इमेज है ये एक लिंक बन गया। इमेज पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं याहू पे जा सकता हूँ। ठीक है, यही पूछी थी आप, जी और सर। कुछ? सर ये आपने मतलब इमेज जो है वो किसी डायरेक्टरी में या डेस्कटॉप में सेव की है, तो हम उसका पाथ लेंगे या सिर्फ जस्ट नेम लिखेंगे कि ये जिस ईगल। पाथ भी दे सकते हैं पूरा, रिलेटिव भी दे सकते हैं, यानी आप कहते हैं करंट डायरेक्टरी में ही सर्च करें ना, तो आपने यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं दी ना, तो ये करंट डायरेक्टरी में ही देखिएगा कि ये इमेज पड़ी हुई है। रिलेटिव पाथ भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, जी सर। दोनों हो सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। सोर्स के अलावा मैं बता सकता हूँ विड्थ, इमेज की विड्थ में क्या रखना चाह रहा हूँ, 20 पिक्सल, और हाइट भी 20 पिक्सल रखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, इमेज को मैंने छोटा कर दिया, 20 बाई 20 बहुत छोटा हो गया, 100 बाई 100 कर देते हैं। पिक्स आप तो परसेंटेज जो में भी दे सकते हो, पिक्सल्स भी दे सकते हैं जी, बोले। सर ये हमारी चॉइस पे है कि हम कितना इमेज लिखेंगे, पिक्सल कितना देंगे। ये आप देखेंगे कि पेज में जो है किस साइज में ज़्यादा बेहतर लग रहा है, उसके हिसाब से आप देंगे। ठीक जी है, सर। ये आपकी मर्ज़ी पर है। इसी तरीके से और टैग्स हैं हमारे पास, बोल्ड है, एच आर है, एच आर का मतलब हो गया हेडर लाइन। मिसाल के तौर पर मैं एक हेडर लाइन जो है लगाना चाह रहा हूँ, उसको रिफ़्रेश करते हैं तो हेडर लाइन आ गई। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारे टैग्स हैं, तो ये आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ी सी CSS के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको जो है स्टाइल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक ही पैराग्राफ है ना हमारे पास, तो मैं कहता हूँ P वाले जितने भी टैग्स हैं उनके ऊपर जो है मैं कहता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड, मैं उसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, 90% मरीज खड़े हैं इस वक्त। 15 से 20 दिन हो गए आपके गाड़ी को। तो मैंने कहा कि जितने भी टैग्स हैं उनका वेट बोल्ड कर दो और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है अंडरलाइन कर दो। ठीक है जनाब। तो अच्छा, मैं चाइल्ड पेरेंट भी बता देता हूँ। तो मेरा जो पैराग्राफ आ रहा है, माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये इटैलिक हो गया। ठीक है, अच्छा, सॉरी, अंडरलाइन भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो अगर मैं यहाँ से हटा भी दूँ, मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए हटाता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ पैराग्राफ है। पी का मतलब है पैराग्राफ वाले टैग जितने भी मैचिंग हो रही है यहाँ पे, अगर कोई और पैराग्राफ है उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अनदर पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ के टैग हैं उस पर मैंने कहा फॉन्ट वेट, यानी उसको बोल्ड कर दिया जाए, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दी जाए। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बोल्ड नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, लेकिन मैंने CSS से बोल्ड कराया। ठीक है, तो ये देखिए, ये बोल्ड भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। तो ये जो है हमारे पास CSS के थ्रू ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंटरनल CSS हमने अप्लाई किया, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ
बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर। अब मैं यहाँ पे नाम भी लिख सकता हूँ कलर का, रेड, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। मैं चाहूँ तो फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ टेक्स्ट डैश कलर वाइट, वाइट कलर कर दिया। कलर होगा सिर्फ, टेक्स्ट कलर नहीं होगा, कलर होगा। तो ये कलर वाइट हो गया, फोरग्राउंड कलर वाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो गया, ठीक है जी। ये अंडरलाइन है, ठीक है, मुदस्सर, इटैलिक नहीं है, वो मेरे मुंह से निकल गया होगा इटैलिक। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन किया हमने, ठीक है। अच्छा जी, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये CSS जो है मैं चाहूँ तो एक अलग फाइल में भी मूव कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको एक अलग फाइल में मूव कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ style.css, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मैं लिंक के टैग के थ्रू यूज़ करूँगा, लिंक href इज इक्वल टू style.css l इज इक्वल टू html.css होगा, आई थिंक, देख लेते हैं, क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, कुछ टैग्स के आपने क्लोजिंग नहीं लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लोजिंग लगा दें, ठीक है, वो ब्राउज़र इतना शार्प है, समझ जाता है। val is equal to style sheet, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल CSS हो गई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में जो है प्रेजेंटेशन में फ़र्क आ सकता है कि वो दिखने में कैसा लगेगा। स्ट्रॉन्ग जो है आप किसी टेक्स्ट पे एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, बोल्ड का मतलब है आप उसको थोड़ा सा मोटा करके, प्रेजेंटेशन में फ़र्क आ सकता है, बाकी दोनों का एक ही काम है, प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। तो ये मैंने एक्सटर्नल CSS बनाई है और मैंने इसको अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करा दिया। CSS का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली बनाना चाह रहे हैं इस तरीके से कि आपके जो हेडिंग्स हैं वो दिखने में एक जैसी हों, ठीक है, पैराग्राफ दिखने में एक जैसे हों, तो एक प्रोफेशनल लुक आता है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे पैराग्राफ अलग तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पे अलग तरीके से, कंसिस्टेंसी हो। और आपको अगर अपडेट करना हो तो आप सिर्फ एक जगह पे पैराग्राफ कि आपने प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज किया, हर जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। फाइल जो है .css के नाम से सेव करनी होगी, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात आप चाह रहे होते हो यार मैं सिर्फ अपनी पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ को चेंज करूँ, ये रेल एट्रीब्यूट है, CSS को जब भी इंक्लूड कराएंगे इसी तरीके से इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। जब आप XML पे काम करेंगे तो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन जब आप CSS पे काम करेंगे ये एट्रीब्यूट हमेशा स्टाइल शीट होगा, ठीक है। ये लाइन आप समझें कि ये हमेशा सेम ही रहेगी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये नीचे वाले पैराग्राफ को चेंज करूँ, ऊपर वाले को ना चेंज करूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आईडी के थ्रू मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ आईडी इसकी जो है लास्ट, एक आईडी दे दी मैंने। अब मैं आईडी के थ्रू अपनी CSS में बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा टैग जिसकी आईडी लास्ट उसको चेंज करो, ठीक है। मैंने बोला ये वाला टैग उसकी आईडी लास्ट है ना,
तो ये रेफर हो जाएगा CSS में, ये रेफर नहीं होगा। ठीक है, कौन सा सिलेक्ट होके आएगा? जिसकी आईडी लास्ट, मैंने हैश लगा दिया ना, मैंने बोला अब आईडी के थ्रू मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो CSS के सेलेक्टर्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। आईडी के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, और आप जो है सिर्फ टैग के थ्रू भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला नहीं सेलेक्ट हो रहा, हमने आईडी के थ्रू सेलेक्ट किया। ठीक है, इसके अलावा मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं कुछ स्पेसिफिक क्लासेस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ माय पैरा। ठीक है, एक मैंने क्लास बनाई, तो मैंने डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब है मैं CSS की क्लास बना रहा हूँ। और मैं कहता हूँ इसका कलर जो है पर्पल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है, अच्छा बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ ज़रा RGB के थ्रू। तो RGB में 3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं। हैश लगा के लिखोगे R की वैल्यू, G की वैल्यू, B की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कलर है, मैंने बोला ये वाला कलर। अब इसकी R की वैल्यू क्या है? 63, G की वैल्यू 149 और B की वैल्यू 5। तो 63 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोग्रामर्स कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 63 हेक्स में क्या होगी? 3F। ठीक है, तो 3F लिखेंगे, 3F। और G की वैल्यू क्या है? 149। 149 हेक्स में क्या होगी देख लेते हैं। 49 95 के बराबर है। ठीक है, और तीसरा क्या है? 5। तो 5 ही रहेगा, 05। ठीक है, तो मैंने जो है ये माय पैराग्राफ एक क्लास पे भी आते हैं बेटा, क्लास पे मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये माय पैरा मैंने एक क्लास बनाई है, इसको मैं यूज़ करूँगा तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा? मैं अब आईडी वाइज यूज़ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस पैराग्राफ पे मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास इज इक्वल टू माय पैरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताया कि मेरी क्लास जो है माय पैरा है। ठीक है, माय पैरा क्लास। तो इस पैराग्राफ पे माय पैरा अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं ज़रा, यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा इसका कलर जो है वाइट कर देते हैं, वरना नज़र नहीं आ रहा है पर्पल में, वाइट कर देते हैं। माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो इसको मैंने किस तरीके से अप्लाई किया? क्लास के थ्रू। इसको मैंने जो है बैकग्राउंड के थ्रू अप्लाई। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा 95 की जगह 94 लिख दी, चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 95 और 94 कलर में इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमने जो है क्लास के थ्रू कर लिया। तो क्लास के थ्रू जब आप किसी स्पेसिफिक टैग पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप क्लास के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप और सेलेक्टर के थ्रू आप पूरे को सेलेक्ट करोगे, जहाँ जहाँ पे ये आईडी मैच करेगी वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक में हमारे पास कुछ टैग्स हैं। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोग देख लीजिएगा, इसकी डिटेल वीडियो भी मौजूद है। ठीक है, आप लोगों के जो गूगल क्लासरूम है उस पर वीडियो मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जावा स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ
स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। HTML तो बेटा प्रेजेंटेशन के लिए है ना, HTML के थ्रू दिखाना किस तरीके से है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी है तो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करोगे। अच्छा, अगर मल्टीपल CSS होंगी तो जो बाद वाली होगी वो अप्लाई होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि एक क्लास मैंने माई पैरा बनाई है और एक और क्लास बनाई है। अब मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है रेड कर दिया, तो बाद वाली अप्लाई हो जाएगी, बाद वाली अप्लाई हो गई। वाइट भी है, रेड भी करा मैंने, तो बाद वाली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया है, टेबल का बता दें, टेबल का भी आगे आएगा, ठीक है। टेबल अभी देख लेते हैं हम। तो जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करनी है, अगर आपने थोड़ी सी पेज को थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली अगर आपने इसको डायनामिक बनाना है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अलर्ट, हेलो, ठीक है। हेलो मैंने अलर्ट में लिखा है, तो पेज जैसे ही लोड होगा अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। पेज पे कुछ लिखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अस्सलामुअलैकुम, ठीक है। मैं पेज पे लिख रहा हूँ अस्सलामुअलैकुम, तो पेज के टॉप पे लिखा हुआ आएगा अस्सलाम, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में हमारे पास लूप्स हैं और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो हम अभी जब रिएक्ट पे काम करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं ये सारे काम, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ एंटिटीज़ हैं, ये मैंने जो है स्कॉलरशिप टेस्ट में भी पूछा था ये क्वेश्चन। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ %GT, इसका क्या मतलब है, GT का मतलब है ग्रेटर देन। एक्चुअली ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है, ये तो टैग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि आप जो है कोई टैग स्टार्ट कर रहे हो लेस देन से, या आप लेस देन प्रिंट कराना चाह रहे हो। तो इस वजह से अगर आपको लेस देन प्रिंट कराना हो तो आप क्या करोगे, %LT लिखोगे, ठीक है। लेस देन, L का मतलब लेस, T का मतलब देन। इसी तरीके से %GT से आप ग्रेटर देन बताओगे, ठीक है। और बहुत सारे टैग्स हैं, कॉपीराइट का टैग है और स्पेस का टैग है। तो कॉपीराइट का सिंबल चाहिए आपको तो एम्परसेंड कॉपी, कॉपीराइट का सिंबल आ गया, अभी देख लेते हैं इसको। तो ये सिंबल्स आ रहे हैं, ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया, ये कॉपीराइट का सिंबल। तो अगर आपको इस तरह के सिंबल्स चाहिए तो आप क्या करोगे, HTML की एंटिटीज़ इस्तेमाल करोगे। इसको एंटिटीज़ कहा जाता है HTML के अंदर, ठीक है। फॉर्म्स आप बना रहे हो, फॉर्म्स किस तरीके से बनेंगे, तो फॉर्म लिखा मैंने। फॉर्म के अंदर अमूमन जो है हमें मेथड भी बताना पड़ता है। मेथड इज इक्वल टू गेट और पोस्ट, दो तरह के मेथड्स होते हैं। मैंने कहा एक इनपुट का टैग चाहिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, यू भी कर सकते हो, और बटन का इटसेल्फ जो है HTML5 के अंदर टैग मौजूद है। तो एक बटन लगाया, बटन जो है मिसाल के तौर पर सबमिट का बटन लगा दिया मैंने, और इसके अलावा मैंने टेक्स्ट बॉक्स जो है बल्कि इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, मैं लेता हूँ टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है। तो मैं नंबर इनपुट ले रहा हूँ तो मैं लिखूँगा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू नंबर, ठीक है। एज मैं पूछ लेता हूँ यूज़र से, यहाँ पे एज का आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब ये नंबर टाइप हो सकता है, इसमें सिर्फ इसमें टेक्स्ट में टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ ABCD, तो टाइप नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने इसकी टाइप क्या रखी है, नंबर रखी है। तो आई कैन नॉट टाइप ऑन दी टेक्स्ट फील्ड, मैं सिर्फ नंबर डाल सकता हूँ, मैं कोई करेक्टर नहीं डाल सकता, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास पासवर्ड है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं,
तो रेडियो बटन लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है। तो मैं जेंडर पूछता हूँ, मेल और मेल। जेंडर आ गया मेल और फीमेल। अच्छा, इसमें अगर आप जो है नेम जो है इसका सेम रख दें तो ये जो है ग्रुप बन जाएगा एक, यानी दोनों में से एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा फिर, ठीक है। अच्छा, वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो भी सेट कर सकते हैं आप। जैसे मैं कह रहा हूँ कि नंबर है, नंबर में स्टार्टिंग में क्या पड़ा हो तो वैल्यू के थ्रू भी कर सकता हूँ और मैं इसके अंदर डाल भी सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एज जो है 18 जो है डिफ़ॉल्ट में आ रही है, ठीक है। तो एज जो है 18 डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी, में आएगी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आ गई, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इन, अभी जो है इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक्स अभी उनको पता होंगी, ठीक है। तो रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस है, पासवर्ड बॉक्सेस हैं, ये सारे मौजूद हैं, बटन मौजूद है, सबमिट। मेथड क्या करता है? क्लासेस जो CSS की जो क्लास है ना बेटा, वो अलग चीज़ है। CSS की क्लास को आप कह लो कि एक मैंने कैटेगरी बना दी है, ठीक है। मैंने एक स्पेशल CSS बनाई है जो कि मैं स्पेशल कैटेगरी के टैग्स पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। स्पेशल कैटेगरी के टैग्स पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मिसाल के तौर पर ये जो है एरर, एरर की मैंने एक CSS की क्लास बना दी। अब जहाँ पे भी एरर होगा उस पर मैं ये CSS की क्लास अप्लाई कर दूंगा। तो ये पाइथन वाली क्लासेस नहीं है, ठीक है। ये स्पेशल मैंने जो है कुछ टैग्स के लिए, हैंडलिंग के लिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक एरर का मैं CSS की क्लास बना देता हूँ, जहाँ जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे मैं ये वाली क्लास अप्लाई कर दूँगा। इट इज़ नॉट लाइक पाइथन की क्लास, ठीक है जी। अब इसमें से कुछ को मैं रीड ओनली कर सकता हूँ, कुछ को डिसेबल्ड कर सकता हूँ। तो मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार मैं इसको रीड ओनली कर देता हूँ। रीड ओनली कर दूँगा तो रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकता हूँ, या सिर्फ रीड ओनली लिख दूँ वो भी काफ़ी है। तो अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, ये मैं भी हटा देता हूँ, अलर्ट बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है। कमेंट डालने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लगता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो मैंने बताया ना, एक्सटर्नल CSS पे आप एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, बैकग्राउंड कलर यहाँ से जाके मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब मेन्यू बनाने के लिए जो है आपके पास बने बनाए मेन्यूज मिल जाते हैं, उसको यूज़ कर लें। उसके लिए आपको जो है थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी CSS की ना। तो उसके लिए जो है आप यूँ करें कि जो बने बनाए मेन्यूज मिल जाते हैं उसको इंक्लूड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है इतनी जो जावास्क्रिप्ट के डिज़ाइनर्स होते हैं, जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं, उन्होंने जो है उनकी प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी होती है HTML के हवाले से, जावास्क्रिप्ट के हवाले से, तो उन्होंने बनाए हुए होते हैं वो मेन्यूज हम यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली। वरना हम खुद भी बना सकते हैं लेकिन हमें उसके लिए अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया, ठीक है। कि आप जो है मेन्यू खुद से बनाने बैठे हैं, बने बनाए मिल जाएंगे आपको। अभी मैं बूटस्ट्रैप बताता हूँ उसमें किस तरीके से मेन्यू बनाते हैं, वो मैं बताऊँगा। इसके अलावा जो है
कमेंट्स का बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कमेंट्स जो है नॉट डैश डैश से कमेंट डलते हैं, ये HTML कमेंट्स हैं, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट कमेंट्स हैं और एक HTML कमेंट्स हैं। HTML के कमेंट्स नॉट डैश डैश से HTML के कमेंट्स डलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर HTML5 में बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट है। जियो लोकेशन, लोकेशन उठाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप, लोकल स्टोरेज, एप्लीकेशन कैशे, वेब वर्कर। तो ये सारी चीज़ें जब हम रिएक्ट पे काम करेंगे, लोकेशंस वगैरह पे हम काम करेंगे, तो HTML5 के बहुत सारे इनपुट टाइप्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था नंबर, तो मैं इसी तरीके से कलर भी डाल सकता हूँ, बैकग्राउंड, ठीक है। तो कलर का मैंने एक वो लिया है, ठीक है ना, कलर का इनपुट लिया, तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये HTML5 के कंपोनेंट्स हैं कलर के लिए। इनको एक्सप्लेन कर दूँ? अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं आप। जियो लोकेशन का मतलब है आपने करंट लोकेशन उठानी है, ठीक है। करंट लोकेशन उठाने के लिए HTML5 के अंदर जो है आपके पास कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिसके थ्रू लोकेशन उड़ जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप की सपोर्ट मौजूद है। आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनानी है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की सपोर्ट है, आपने जो है कोई फाइल, जैसे यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, इसको उठा के मैं अगर किसी दूसरे फोल्डर पे लेके जाता हूँ तो इसका मतलब है मैं इसमें कॉपी कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। इसकी सपोर्ट मौजूद है HTML5 के अंदर, यानी ब्राउज़र में भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहे हैं उसकी सपोर्ट मौजूद है। लोकल स्टोरेज, यानी अगर आप कुकी की जगह पे लोकली कोई फाइल स्टोर करना चाह रहे हो, कुकी में तो लिमिटेड स्टोरेज होती है, तो उसके लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मुश्तबा, आपका क्वेश्चन है कि कमेंट जो है वो तो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो कमेंट जो है उसका मकसद क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है रीडेबिलिटी लाना। कोई दूसरा बंदा आपकी जगह पे आपका कोड देखे तो वो देखते ही समझ जाए कि इस कोड में क्या हो रहा है, तो इसलिए कमेंट डालते हैं। या अगर आप जो है 1 साल के बाद अपना कोड खोल के देखें तो अगर आप भूल जाएं कि यार मैंने यहाँ पे क्या किया था, ठीक है, तो इसलिए कमेंट इस्तेमाल होते हैं। एक्सटर्नल में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक्सटर्नल से क्या मुराद? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप HTML पेज के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप डालना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हो या इंटरनल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोकल स्टोरेज पे बात कर रहा था मैं। आप लोकली जो कोई फाइल सेव करना चाह रहे हो, एप्लीकेशन कैशे, एप्लीकेशन की कोई कैशे रखना चाह रहे हैं आप, वेब वर्कर्स, आप कोई ऐसा काम कराना चाह रहे हैं, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन टाइप की चीज़ कोई बनाना चाह रहे हैं, पैरेलल में कई काम कराना चाह रहे हैं, तो आप एक वर्कर थ्रेड बनाते हैं। वर्कर जो है वो आप उसको कोई टास्क दे देते हैं, वो बैकग्राउंड में परफॉर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें से नॉर्मली हम जियो लोकेशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन बहरहाल HTML5 में इसकी सपोर्ट मौजूद है। तो HTML5 के अंदर आप यूज़र से कलर इनपुट लेना है, कोई यूज़र से कोई फाइल इनपुट लेनी है, यूज़र से ईमेल एड्रेस इनपुट लेना है, तो इन तमाम के आपके पास इनपुट टाइप मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैं यूज़र से ईमेल पूछता हूँ तो मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल। तो ये आप लोग सारे खुद से चला के देख लिएगा, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने इनपुट टाइप ईमेल लिया ना, अब मैं इसमें ईमेल एड्रेस गलत दूंगा ABCD, तो जब मैं इसको सबमिट करूंगा ना तो वैलिडेशन एरर आ जाएगा। जैसे ये इसने एरर दे दिया कि आपने जो है गलत ईमेल एड्रेस टाइप किया है, ठीक है, 2 @ नहीं आ सकते। तो मैंने सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो एरर आ गया, ठीक है, @ सिंबल 2 बार नहीं आ सकता, के बाद दोबारा नहीं आ सकते। इसी तरीके से नंबर इनपुट लेना है, मंथ इनपुट लेना है, ये सारी चीज़ें मौजूद है। रेंज इनपुट लेना है, ठीक है, टेलीफोन नंबर इनपुट लेना है। तो ये आप ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, सर्च, टेल, ये सारी चीज़ें आप लोग करके देख लीजिएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। CSS में ये मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट सेलेक्टर यानी टैग सेलेक्टर आप कह रहे हो पैराग्राफ पे अप्लाई करना है,
आप कह रहे हो आईडी पे अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जितने भी इनपुट हैं, मिसाल के तौर पर मैं जहाँ जहाँ पे इनपुट आ रहा है उन सब को मैं बैकग्राउंड जो है या बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनपुट पे मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ 2 पिक्सल का, सॉलिड या डॉटेड जो भी लगाना चाह रहा हूँ, और पर्पल कलर का बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इनपुट पे मैं पिंक कलर का लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ पे इनपुट आ रहा है उन सब के साथ मैंने एक बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बॉर्डर आ रहा है, ये डॉटेड बॉर्डर आ रहा है। मैं चाहूँ तो सॉलिड बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, सॉलिड बॉर्डर लगा दूँ, ठीक है। तो ये नज़र नहीं आ रहा इतना अच्छा, सॉलिड के बदले डैश कर देते हैं। बार लिख दिया ना मैंने, डॉटेड के बदले सॉलिड करूँ अगर मैं, ये पिंक आ गया, पिंक बॉर्डर आ गया। सॉलिड कर दें, डॉटेड कर दें, जो चाहें कर दें। जी कलर करना था, वो मैं गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है। इसी तरीके से आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। डॉट का मतलब है क्लास सेलेक्ट करना चाह रहे हो, कई टैग्स पे एक साथ अप्लाई करना हो वो भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में मिसाल के तौर पर मैं 1 से लेके 10 तक का टेबल प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट में करा सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ वार, लिखा मैंने वार आई इज इक्वल टू 1 फॉर I is equal to 1, I is less than equal to 10, I plus plus, और ये लूप लगाया मैंने और मैं प्रिंट करा रहा हूँ I is, मिसाल के तौर पर 2 का टेबल प्रिंट करा रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय I इज इक्वल टू 2 इंटू I। साथ साथ जो है एक न्यू लाइन भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है टेबल जो है शुरू में ऊपर प्रिंट हो रहा है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड सो ऑन। तो ये मैंने टेबल प्रिंट करा दिया जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। लूप डिटेल में बता दूं तो लूप में 3 चीज़ें होंगी। फॉर लूप है तो आप जो है बताओगे कहाँ से शुरू करना है, इनिशियल वैल्यू कहाँ तक के लेके जाना है, कंडीशन, और हर बार कितने का इंक्रीमेंट करना है। लूप में कोई काम जो बार बार करना है वो आप करा सकते हो, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट हो गई। अच्छा, और बहुत कुछ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं जो एज का जो इनपुट है उसको मैं हाइड करना चाहता हूँ सबमिट पे, तो मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू हाइड। हाइड का एक मेथड बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया फंक्शन हाइड, और मैं कहता हूँ ये जो फॉर्म है मैं इसको हाइड कर दूँ बटन के क्लिक पे। तो ऑन क्लिक पे मैंने हाइड का फंक्शन कॉल किया, और इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स 0 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म जो है बटन क्लिक पे हाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्म हाइड क्यों नहीं हो रहा भाई, डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू हिडन कर देते हैं। अच्छा, ये जो है बार बार जो है रिफ्रेश कर रहा है क्योंकि
सबमिट का फॉर्म बना दिया है मैंने इसको। तो यहाँ से मुझे रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। नहीं, इसमें जो है बटन टाइप सबमिट नहीं करना हो। सबमिट को फॉल्स कर दे, ये कह रहे हैं आप? इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन कर दे। अच्छा, एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन कर दें तो मेरा ख्याल है हो जाएगा। ये सबमिट हो रहा है एक्चुअली में ना, बार बार ये हाइड हो गया। ठीक है, हमें सबमिट को ख़त्म करना था। सबमिट, ठीक है। मैंने जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है एक बटन के क्लिक पे जो है फॉर्म को हाइड करा दिया। इसी तरीके से मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक स्टेटस का टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू स्टेटस, सॉरी लेबल लगाते हैं। लेबल पे जो है स्टेटस दिखा रहे हैं, हम इसकी आईडी कर देते हैं कि स्टेटस। तो एक मैंने लेबल लगाया HTML का, स्टेटस दिखा रहा है। अब जैसे ही जो है फॉर्म हाइड होगा, मैं इसका HTML चेंज करना चाह रहा हूँ। फॉर्म हाइड हो जाए तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टेटस और डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फॉर्म इज हिडन। ठीक है, क्या स्टेटस हो जाएगा इसका? फॉर्म इज हिडन। स्टाइल भी आएगा, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू। तो गलती कर रहा हूँ मैं, इनर की स्पेलिंग गलत है। ओ, अभी भी नहीं होगा। इनर HTML स्टेटस डॉट इनर HTML। नहीं, स्टाइल तो आता है ना? नहीं आता है स्टाइल। ठीक है जी। तो फॉर्म इज हिडन। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने क्लिक पे जो है HTML को चेंज कराया है। ब्राउज़र में कोई HTML है, उसको हमने चेंज करा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है मैं जो मेरा ब्राउज़र, अच्छा एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको डॉम के बारे में भी बता दूँ। ये इंटरनली जो है अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है, मैं इंस्पेक्ट पे गया तो इंटरनली जो है मेरा ब्राउज़र जो है ये एक ट्री बना रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये ट्री बना हुआ है, पूरा डॉम बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो डॉम बना हुआ है, इस डॉम में से, इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, इसमें से, इस ट्री में से मैं किसी भी टैग को उठाना चाहूँ तो मैं उठा के चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉम बना हुआ है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें से मैंने पहले फॉर्म 0 को उठाया, अब मैं कह रहा हूँ सर्च करके ला के दो। मुझे नहीं पता ये कहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी आईडी पता है, जिस इसकी आईडी स्टेटस है, उसको उठा के लेकर आओ और उसकी इनर HTML क्या कर दो, फॉर्म इज हिडन, उसकी HTML चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हम करा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके अलावा?
टीच कर रहे हैं HTML, तो बेसिक्स जो हैं वो कई बार मुझे इसके बेसिक्स नहीं है पता, तो वो कहाँ से बेसिक्स हम। नहीं पता? वो तो मैंने आप लोगों को जो है एक क्लास ली थी शुरू में ना, उसमें मैंने जो है बेसिक्स कवर की थी। जो पहला लेक्चर है ना आपका, उसमें मौजूद है, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको देख लें। ये सारी चीज़ें जो मैं भी थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ये मैंने कवर कराई थी, ठीक है ना। तो उसके अलावा मैं आपको एक बुक रेफ़र कर दूँगा, बुक पढ़ लें, ठीक है। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ें तो बहुत बेसिक्स हैं, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया, ठीक है। और सर जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए पाइथन कितना इम्पोर्टेंट है, पाइथन के स्किल्स होना। पाइथन इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है तो जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, पाइथन की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। पाइथन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, ये वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह जब हम रिएक्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना अभी जो है परेशान ना हो इसके लिए। इसके अलावा आपके पास बूट स्ट्रैप जो है, वो आप अगर प्रोफेशनली जो है वेब पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बूटस्ट्रैप भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स पे अगर मैं गया ना मज़हर, तो अभी थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, ये बुक अच्छी है, HTML एंड CSS बाय जॉन डॉकेट, इसको देख लें आप। जावा स्क्रिप्ट दी डेफिनेट गाइड, वो भी बड़ी अच्छी बुक है, उसको देख सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम बात करते हैं, कुछ मदी टैक्स पे बात कर लेते हैं। आई थिंक कि जो है स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही है जावा स्क्रिप्ट में। HTML तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने जो है कोई पेज को एलिमेंट को हाइड करना है तो मैंने बताया स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर दें, और दोबारा दिखाना है तो क्या करेंगे, मैं एक बटन यहाँ पे लगाता हूँ और शो के लिए, ठीक है, शो का मेथड बनाता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, शो का मेथड बनाया मैंने, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक कर दिया मैंने। ब्लॉक करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, और ये हो गया फॉर्म इज शोन, ठीक है जी। यहाँ पे जो है एक बटन है सबमिट का, जिससे ये हाइड हो रहा है। अच्छा, ये पूरा ही हाइड हो रहा है ना, इसको बाहर निकालना होगा, वो बटन भी गायब हो गया। तो ये बटन है सबमिट का, जिससे फॉर्म गायब हो गया, दोबारा शो हो गया, गायब हो गया, दोबारा शो हो गया, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेटिकली जो है आपने ज़रा इंटरेक्टिव पेज बनाना है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अच्छा, ये जो फॉर्म के मेथड में गेट लगाया है ना, ये आगे चल के यूज़ होगा जब हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो है, जैसे अभी हम जो है इंशाल्लाह एक्सप्रेस जेएस पे काम करेंगे, यानी अगर आप जो है एक सर्वर पे जो है डेटा भेजना है जो कि डेटाबेस में सेव हो जाए, तो वहाँ पे मेथड काम आता है, गेट हो या पोस्ट हो, ठीक है, वहाँ पे काम आएगा। तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह जब हम एक्सप्रेस जेएस पे काम करेंगे। अभी हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो क्लाइंट साइड पे तो इतना उसका यूज़ नहीं है, लेकिन आगे चल के यूज़ आएगा इसका। अच्छा, मोस्टली जो है अगर आप लॉगिन वगैरह कर रहे हैं ना, फिर तो आप पोस्ट ही इस्तेमाल करें। पोस्ट में ये होता है कि आपके जो यूआरएल होते हैं ना, एड्रेस बार में नहीं आ रहा होता कि आपने क्या चीज़ जो है भेजी है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो है अक्सर आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे जीमेल पे मैं अगर लॉगिन करूं,
तो ये ईमेल खुल रही है ना। अब इसके एड्रेस बार में जो है ना कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, इसको हम कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो ये चीज़ें आ रही हैं ना, इसका मतलब है इसने गेट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, गेट मेथड यूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ें आ रही हैं ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, और इस पूरे को हम कहेंगे क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग कहलाता है। तो ये जब सर्वर पे डेटा भेजना हो, अभी तो हम सिर्फ ब्राउज़र पे ही चला रहे हैं ना, सर्वर पे तो कुछ नहीं भेज रहे, तो अभी तो इतना आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सर्वर पे भेजेंगे तो फिर हमें जो है चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा हम फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें, हम फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ प्लस का मैंने जो है बटन लगा दिया है, तो मैं बढ़ाऊंगा। इनलार्ज के नाम से मैंने एक मेथड बनाया है, इसमें मैं डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू के तौर पर जो पुराना साइज है उसी में जो है 2 का इजाफा कर दूंगा। ठीक है, +2। ठीक है, यानी 2 करके फॉन्ट साइज में बढ़ाता रहूँ। कोई 18। अच्छा, इसको पिक्सल्स में देना होगा ना। इफ एल्स की कंडीशन वैसे ही है हमारे पास जिस तरीके से आपके पास सी लैंग्वेज में होती है, पाइथन के अंदर होती है। ब्रेक कंटिन्यू वैसे ही है जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होता है। स्विच है, ट्राई कैच है, फंक्शन है, कमेंट्स वैसे ही जैसे सी में कमेंट्स होते हैं वैसे ही कमेंट्स है। थोड़ा सा बूटस्ट्रैप पे बात कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप जो है वार तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ना, जैसे मैं अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया हो, आप लिखते हैं इंटीजर आई, तो इसका मतलब है आपने एक इंटीजर आई डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा टाइप नहीं दी जाती जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप वेरिएबल आई लिखोगे, वार आए, तो इसका मतलब है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फॉर आपको पता है, फॉर लूप के लिए जो है, ठीक है, लूप लगाने के लिए फॉर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन अमान? वेरिएबल फॉर का मतलब तो पता ही है ना आपको, फॉर लूप के लिए होता है। सर इनपुट का बता दीजिए, इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट तो आपका टैग है जिसके थ्रू जो है आप कोई भी इनपुट लेना चाह रहे हैं यूज़र से, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अगर आप बटन लगाना चाह रहे हो तो आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन करोगे। ठीक है, अगर आप चेक बॉक्स लगाना चाह रहे हो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स करोगे। इस तरीके से और बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, और अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए तो फिर मुझे जो है एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी पड़ेंगी जिनको बहुत ज़्यादा बेसिक्स बतानी पड़ेंगी HTML की। ठीक है, तो
हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे उसके लिए। बूट स्ट्रैप थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बूट स्ट्रैप यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, आपने कुछ जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी इंक्लूड करानी होंगी अपने पेज के अंदर। तो बूट स्ट्रैप ट्यूटोरियल पे हम चले जाते हैं। जावास्क्रिप्ट कुछ होंगी जो हमें अपने पेज के अंदर डालनी होंगी, ठीक है। बूट स्ट्रैप क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। बूट स्ट्रैप जो है कुछ लोगों ने जो है ना लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं और उन लाइब्रेरीज की मदद से आपको प्रोफेशनल जो है लुक मिल जाता है अपने पेज का। बूट स्ट्रैप यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, ये कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, चाहे तो आप इसको डाउनलोड कर लें और अपने सिस्टम में रख लें, या चाहे ऑनलाइन आप कर लें, दोनों तरीके से ही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये 2 स्क्रिप्ट्स इंक्लूड करा ली हैं अपने पेज के अंदर। अब इसके बाद जो है आपके पेज पे जो है इसकी आप CSS को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। CSS लाइब्रेरीज है ये, नथिंग बट CSS लाइब्रेरीज। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको बूट स्ट्रैप के बटन्स दिखा दूं पहले, बूट स्ट्रैप के बटन्स कैसे होते हैं। तो यह आपको यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, इसकी CSS को आप इस्तेमाल करें। तो ये मैं कुछ बटन्स लगा रहा हूँ बूट स्ट्रैप के। देखिएगा कि जैसे आपने बोला एक बटन लगा रहा हूँ मैं, उसकी क्लास मैंने कही BTN का मतलब है बटन। अब मल्टीपल क्लासेस आप इसके साथ अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप कह रहे हो BTN डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला बटन आ जाएगा। आप कह रहे हो BTN प्राइमरी, तो प्राइमरी वाला बटन जो है ना डिफाइंड है बूट स्ट्रैप के अंदर। तो प्राइमरी जो है मिसाल के तौर पर ब्लू कलर का होता है बूट स्ट्रैप के अंदर। अगर आपको डेंजर का दिखाना है तो BTN डेंजर के नाम से बूट स्ट्रैप में मौजूद है। तो जैसे मैं कुछ बटन्स आपको दिखाऊं। अच्छा अभी CSS इंक्लूड नहीं हुई है शायद सही तरीके से। बना लेते हैं, वहाँ डाल देते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स के बटन आ गए, ठीक है। तो अच्छा ये मेटा की तो ज़रूरत नहीं है, मेटा हटा दें, टाइटल हटा दें। आपको जो है 2-3 चीज़ें करनी होंगी। एक तो बूट स्ट्रैप की CSS चाहिए होगी और दूसरा जो है बूट स्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये आपने जो है बटन्स लगा दिए इसी तरीके से। जी कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, इसी तरीके से जो है आपके पास बूट स्ट्रैप के टेबल्स हैं, तो टेबल्स लगाते हैं, इमेजेस लगाते हैं। जी क्वेश्चन पूछें।
अच्छा रिएक्ट पे आएंगे तो रिएक्ट में भी वैसे ही आपने जावास्क्रिप्ट डालनी है फिर, या तो आप जो है अगर आप नोड जेएस पे काम कर रहे हैं तो फिर जो है आपको कुछ लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो आप इंस्टॉल करोगे एनपीएम के थ्रू और आपको जो है बूटस्ट्रैप मिल जाएगी। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करा लें, उस तरीके से भी हो सकता है। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा रिएक्ट पे जब हम करेंगे ना मुश्तबा, तो फिर जो है हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा जो है होल्ड ऑन फॉर फ्यू डेज फ्यू वीक्स, जब पहुंचेंगे रिएक्ट में बूटस्ट्रैप पे तो हम करेंगे फिर। ठीक है, टेबल्स लगाना चाहें तो टेबल्स के अलग से जो है CSS मौजूद है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मैं इसको चला के नहीं दिखा रहा, डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दूँ तो आपके पास जो है टेबल के जो है टैग मौजूद हैं। टेबल का टैग स्टैंडर्ड HTML का टैग है, टेबल के अंदर आपके पास TR का मतलब है एक रॉ ऐड करना चाह रहे हो, और TH का मतलब है कि कॉलम, TH हो गया, TD हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है अब इसमें जो है आपके पास मुख्तलिफ तरह के CSS मौजूद है। जैसे आपने अभी सिंपल टेबल लगाया, क्लास इज इक्वल टू टेबल किया तो सिंपल टेबल आ गया, इस तरीके का। ये अगर आप जो है HTML के जरिए खुद बनाने की कोशिश करो तो आपको काफ़ी एफर्ट लगेगी। ठीक है, ये टेबल का लुक लाने के लिए। और अगर आप जो है इसके अलावा आप देखें, अगर आप यहाँ पे CSS जो है टेबल स्ट्राइप्ड रख लो तो इस तरह का टेबल आएगा। स्ट्राइप्ड वर्जन यानी ऑल्टरनेट जो है रोज़ कलर हुई भी हैं। इसके अलावा आपने CSS अगर कर दी टेबल बॉर्डर तो बॉर्डर बना हुआ आ रहा है। अगर आपने जो है हॉवर कर दिया तो माउस लेके जाओगे तो ये चेंज होगा। तो इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं चला के भी दिखा देता हूँ अभी अपने पास। तो आपने सिंपली क्या करना है, क्लास चेंज करनी है यहाँ पे जाके, बस क्लास चेंज किया और आपका सारा काम बाकी जो है बूटस्ट्रैप कर रहा है। जैसे मैंने टेबल लगाया, टेबल के अंदर मैंने बोला 3 रॉज होंगी। पहली रॉ हेडर है तो मैंने टी हेड के अंदर डाल दिया, बाकी टी बॉडी है, बॉडी के अंदर डाल दिया। TR 1 2 3, 3 रॉज आ गई, और ये एक जो है हेडर रॉ है, तो टोटल 4 रॉ हैं और 3 कॉलम है। TH के थ्रू या TD के थ्रू मैंने 3 कॉलम लगा दिए। इसकी टाइप मैंने टेबल हॉवर किया तो अब आप देखेंगे ये हॉवर फॉर्म में आ रहा होगा। खुला हुआ है क्या ये? ये टेबल हॉवर आ रहा है। अगर मैं इसकी टाइप जो है टेबल स्ट्राइप कर दूं तो उसकी लुक चेंज हो जाएगी। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है इसका जम्बोट्रॉन क्या है, बूटस्ट्रैप जम्बोट्रॉन मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है कि वेब डिज़ाइनर हो उसको ज़्यादा बेहतर पता हो। तो हम तो जो है इसको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे वेब डेवलपमेंट के दौरान, थोड़ी सी जो है स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास अलर्ट्स हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर बड़े अच्छे अलर्ट्स आपके इस तरह के अलर्ट्स नज़र आ रहे हैं। अलर्ट्स मुख्तलिफ़ तरह के हैं, सक्सेस के, इंफॉर्मेशन के, ठीक है, वार्निंग के। तो ये अलर्ट लगाने का क्या तरीका है, यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है। तो सिंपली आप देखें आपने क्या करना है, क्लास इस्तेमाल करनी है। आपने बोला मैं एक डिव बना रहा हूँ और डिव के अंदर जो है उसकी क्लास में अलर्ट रख रहा हूँ, तो ये अलर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अलर्ट का क्या पर्पस होता है? अलर्ट जो है कोई आपने मैसेज दिखाना है यूज़र को, इंफॉर्मेटिव मैसेज हो सकता है, वार्निंग का मैसेज हो सकता है। ठीक है,
अलर्ट जो है डेंजर साइन आप दिखाना चाह रहे हो, उसका मतलब है कि जो है कोई एरर आ गया, ठीक है। अलर्ट डेंजर वाला अलर्ट दिखाना चाह रहे हो कि यूज़र जो है फ़ौरन अलर्ट हो जाए कि भाई कोई डेंजर वाला काम हो रहा है। जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है, आगे जो है कोई टर्निंग आ रही है तो अलर्ट आ जाता है। तो अलर्ट जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। बटन्स हैं बड़े अच्छे इसके अंदर, वेल्स हैं एंड सो ऑन। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप में जो है यूज़फुल किस्म की आपके पास CSS मौजूद है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये आप लोगों से शेयर कर दूंगा जो मैंने HTML फाइल्स बनाई हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सर CSS और HTML में क्या डिफरेंस है? CSS और HTML में क्या डिफरेंस है? देखिए CSS जो है वो HTML के अंदर अगर आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट है, आप कह रहे हो इसके पैराग्राफ की मैं एक थीम बना रहा हूँ, ये पैराग्राफ इस तरह का होगा, बोल्ड जो है उसको करना है, तो साथ साथ जो है मिसाल के तौर पर कलर भी चेंज करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि जो हेडर आ रहा है वो इस स्टाइल का हो, आपकी इमेजेस जो है वो बगैर बॉर्डर किया है, आपका हाइपर लिंक जो है उस पर माउस जाए तो वो जो है कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह की आपने प्रोफेशनल किस्म की थीम्स डालनी है, तो वो CSS के थ्रू आप CSS स्टाइल्स के थ्रू अप्लाई करते हो, ठीक है। जैसे आप जो है वर्ड पे काम करते हो तो वर्ड पे आप जो है स्टाइल्स बनाते हो ना, कि हेडिंग 1 इस टाइप की होगी, हेडिंग 2 इस टाइप की होगी, यही काम आप HTML के लिए कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा जी, टेबल हो गया एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात jQuery पे कर लेते हैं। देखें जावा स्क्रिप्ट जो है हम उसके थ्रू भी मोस्ट ऑफ द टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन jQuery जो है jQuery से आपको ये आसानी होती है कि आपका काम जो है कोड कम से कम लगता है। ऑटोमेटिकली मिसाल के तौर पर आपने जो है हर पैराग्राफ पे कोई काम करना है तो आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करोगे तो आपको लूप लगा के करना पड़ेगा, और यही काम अगर आप jQuery से करोगे तो एक लाइन में हो जाएगा। jQuery इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है? आपके पास मिसाल के तौर पर jQuery एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और इससे फ़ायदा ये है जो आप जावास्क्रिप्ट में जो डॉम की मैनिपुलेशन कर रहे होते हो उसके लिए आपको जो है काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन jQuery में वो काम आपका एक लाइन में हो जाता है। jQuery इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है? आपने जो है स्क्रिप्ट इंक्लूड करानी है। जैसे यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप में jQuery यूज़ की थी ना, तो यही jQuery हम उठा लेते हैं। तो आपने जो है jQuery SDN से उठा CDN से उठा लिया आपने, ठीक है। या तो आप जो है डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड करके अपने करंट फोल्डर में डाल लो, या तो ऑनलाइन आपने रखना है तो ऑनलाइन भी रख सकते हो। अब मैं jQuery इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? आपके पास jQuery आ गई, आपने बोला पेज लोड पे कोई काम कराना है आपने, तो jQuery के लिए हमारे पास जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो डॉलर है, ठीक है। स्क्रिप्ट में गए हम, मैंने बोला डॉलर, और डॉलर के अंदर जो है ना मैं कोई सेलेक्टर दूंगा, डॉलर के अंदर मैं बोलूँगा डॉम का सेलेक्टर, जो मैं जैसे CSS के अंदर बता रहा था पैराग्राफ पे ये काम करना है, यहाँ पर मैं बोलूँगा डॉम। जैसे डॉक्यूमेंट है
डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे मुझे ये काम करना है। वो काम क्या है? एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे एक फंक्शन चलाओ जो कि अलर्ट दिखा दे हेलो वर्ल्ड। डॉक्यूमेंट रेडी होने पे क्या हो जाए? हेलो वर्ल्ड आ जाए। इसको चला लेते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। ठीक है जनाब, हेलो वर्ल्ड आ गया डॉक्यूमेंट रेडी होने पे। लाइब्रेरी है एक ना, जावा jQuery एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, नॉट अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। यही काम जो है मैं और मुख्तसर तरीके से भी कर सकता हूँ। ठीक है, और छोटा हो गया। डॉलर पे यानी पेज लोड होने पे मैंने ये काम करना है। अब मैंने एक बटन लगाया है यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक और आईडी इज इक्वल टू बी। मैं चाह रहा हूँ इस बटन के क्लिक पे जो है कोई काम करवाऊँ। ठीक है, तो मैंने लिखा डॉलर बी। ठीक है, CSS का सेलेक्टर मैंने जिस तरीके से पढ़ाया था आपको वैसे यूज होगा। अच्छा मुश्तबा थोड़ा सा वेट कर ले, अभी हम बेसिक्स कवर कर लेना, फिर हम जो है थोड़ी सी चीज़ें। देखो बेटा, डॉलर का मतलब है jQuery, और सिर्फ डॉलर के अंदर जो है हमने बोला एक फंक्शन है, ये उस वक्त चलेगा जैसे ही पेज लोड होगा। हाँ VS कोड इंशाल्लाह अगली दफ़ा से हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि डॉलर बी डॉट क्लिक, क्लिक पे क्या काम कराना है? क्लिक पे मैं कहता हूँ एक फंक्शन है जो कि अलर्ट दिखाएगा द बटन इज क्लिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बटन को सिलेक्ट कर लो, एक ऐसी चीज़ सेलेक्ट करो जिसकी आईडी बी हो, क्योंकि हैश लगाया, जैसे हमने CSS के अंदर हैश लगाया था, CSS में हैश लगा के हमने जो है आईडी सेलेक्ट की थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी आईडी सेलेक्ट की है। बटन पे, बटन को सिलेक्ट करो, बटन के क्लिक पे क्या काम करो? अलर्ट दिखा दो दिस बटन इज क्लिक। तो एक बटन आ रहा है, बटन के क्लिक पे आ रहा है दिस बटन इज क्लिक। ठीक है, एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया है मिसाल के तौर पर, या चले एक जो है हम पैराग्राफ लगाते हैं, माय पैराग्राफ। अब मुझे अगर इस पैराग्राफ को चेंज करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? बता सकते हैं मुझे? इसके लिए jQuery की क्या स्टेटमेंट होगी? जी जनाब, डॉलर पी। ठीक है, डॉलर पी का मतलब है पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो डॉट HTML। HTML क्या कर दो? बटन क्लिक। HTML या टेक्स्ट कुछ भी चेंज करना चाहो तो बटन के क्लिक पे पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यही काम जावास्क्रिप्ट से, अगर सिंपल जावास्क्रिप्ट से करते तो काफ़ी टाइम लगता, और अगर दो पैराग्राफ हैं दोनों में एक साथ चेंज करना है, या चार पैराग्राफ है तो चारों में एक साथ चेंज हो जाएगा ये।
यही काम अगर जावास्क्रिप्ट से करोगे तो लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी पैराग्राफ है सारे सेलेक्ट हो गए ना इससे, और सब पे एक साथ अप्लाई हो गया। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये बात समझ में आई? डॉलर की है कि हम सभी पैराग्राफ को चेंज करें। आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। और डॉलर की है कि सभी पैराग्राफ में हम चेंजिंग के लिए यूज करेंगे। डॉलर पी से सारे पैराग्राफ चेंज हो जाएंगे, सारे पैराग्राफ जो है सिलेक्ट हो गए डॉलर पी। ये वही है ना जो हमने सीएसएस में इस्तेमाल किया था। सेलेक्टर वही है, सेलेक्टर का फॉर्मेट वही है। डॉलर बी का मतलब है, डॉलर का मतलब है कि जेक्वेरी ब्रैकेट के अंदर आपने बोला पी, तो पी का मतलब क्या है? पैराग्राफ। अगर आपको कोई खास पैराग्राफ चाहिए तो वो कैसे है? जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है, क्लास इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये पी डॉट ए, वो पैराग्राफ जिसमें ए जो है क्लास हो जिसकी, ठीक है। तो अब जो है सिर्फ एक पैराग्राफ, सिर्फ एक को। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, पहुंच नहीं रही आपकी आवाज़ से। आप जो है उधर टेक्स्ट टेक्स्ट मुझे ना इसका कर दे तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई? हाइड करना है किसी पैराग्राफ को तो हाइड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ बाकी सारे पैराग्राफ को हाइड कर दो, तो यह हाइड हो जाएगा। पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज किया ना बेटा? ठीक है, सही है ना? पैराग्राफ में क्या चेंज किया हमने? टेक्स्ट चेंज किया, एचटीएमएल चेंज कर दिया ना। पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ रहा था? माय पैराग्राफ। अब क्या लिखा हुआ है? बटन क्लिक लिखा हुआ आ रहा है। पैराग्राफ को हाइड कर रहे हो, पैराग्राफ की सीएसएस चेंज कर रहे हो। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ की सीएसएस जो है आप कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आप कहते हो फॉन्ट डैश वेट, बोल्ड कर रहे हो पैराग्राफ को, ठीक है। पैराग्राफ को बोल्ड कर रहे हो, ये पैराग्राफ आ रहा है, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। बटन क्लिक बोल्ड हो गया, तो ये चेंज कर रहे हो। कुछ भी कर सकते हो, सीएसएस चेंज कर सकते हो, हाइट कर सकते हो, शो कर सकते हो। क्लिक पे कोई काम कराना है, डबल क्लिक पे कोई काम कराना है, माउस एंटर पे, माउस लीव पे कोई काम कराना है, ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। इफेक्ट डालना है, फेड करना है, फेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हाइट के बदले इन तमाम पैराग्राफ को फेड करना चाह रहा हूँ, तो फेड हो जाएंगे। फेड का मतलब है थोड़े से डिम हो जाएंगे। क्लिक पे क्या होंगे? डिम हो जाएंगे। तो ये थोड़े से डिम हुए हैं, और ये आप जो है ड्यूरेशन भी डाल सकते हो, कितनी देर के लिए डिम हो। फेड इन, फेड इन। फेड आउट करके देखते हैं, ये फेड हो गया, ठीक है। ये फेड आउट हो गया। इसी तरीके से फेड टॉगल कर सकते हैं और सो ऑन। जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं होगी बेटा। जे क्वेरी जो है उसको आपने यूज़ करने का तरीका कार क्या है?
आपको सिर्फ ये जा स्क्रिप्ट का टैग इंक्लूड कराना है, जे क्वेरी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, HTML चेंज करना है, CSS चेंज करना है, एट्रीब्यूट चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद जो है एजेक्स है, एजेक्स हम जो है बाद में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा जो है आपको रिएक्ट के बारे में बता दूं, रिएक्ट इस्तेमाल कैसे होगी। चलिए, रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि फेसबुक ने बनाई है। और सिंगल पेज एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक टाइप की एप्लीकेशन जिसमें एक पेज से आप दूसरे पेज पे नहीं जाते, एक ही पेज पे आपको सारी फंक्शनैलिटी मिलती है। रिएक्ट को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है? कई तरीके हैं रिएक्ट को इस्तेमाल करने के। अच्छा जी, मैं इंस्टॉलेशन बता दूं आपको, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो हम इसको पढ़ते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल किया और रिएक्ट की जावा स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करा लिया। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ये 3 फाइलें हैं जो आपको रिएक्ट को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होंगी। उसके बाद आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट को यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है? एक बुनियादी टैग जिसको आप जो है उसकी जगह पर आप जो है रिएक्ट को रेंडर कराओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक div का टैग है जिसकी आईडी रूट है। आपने बोला रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, ये जो रूट का टैग है इसकी जगह पे मेरा कंपोनेंट दिखा दो। मेरे कंपोनेंट का नाम है हेलो वर्ल्ड और मेरा कंपोनेंट ऊपर डिफाइंड है हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट, जो कि सिंपली क्या कर रहा है, बोल्ड करके लिख रहा है ABC। तो इसमें चल ABC लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे दूसरा तरीका, आपके पास नोड JS पे जाएं, npm install -g create react ऐप चला देना है। यहाँ पे जाके लिखना है npm install -g create react ऐप। ठीक है, उसके बाद जो है आपने पहली एप्लीकेशन बनानी है npx create react ऐप my first react। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने पहले ही से किया हुआ है ये। तो ये आपकी एप्लीकेशन जब बन जाएगी तो आपने क्या करना है, npm सर्व करना है। अच्छा, npm -g नॉट सपोर्ट, ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हाँ, ये टर्मिनल पे लिखना होगा आपको।
और उसके बाद जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये चल जाएगा तो ये हमारी फाइल है, बुनियादी फाइल, इस पे हम जो है काम करेंगे। रिएक्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस अभी हम बना रहे हैं उसमें जो आपकी क्लास होगी वो कंपोनेंट को एक्सटेंड कर रही होगी और उसका एक मेथड होगा रेंडर के नाम से। रेंडर के अंदर से जो चीज़ आप रिटर्न कराओगे वो आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। रेंडर से जो चीज़ रिटर्न कराओगे वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। स्टेप जो पीपीटी है बेटा ये अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में, स्टेप वाइज ही एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन लिखी हुई है। पहले आपने Node.js इंस्टॉल करना है, फिर npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय फर्स्ट रिएक्ट, और फिर इसको चलाने के लिए npm स्टार्ट, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। लिनक्स पे भी कर सकते हैं इंस्टॉल अगर आप चाहें तो। अच्छा जी, आपकी जितनी भी कंपोनेंट्स होंगे वो एक्सटेंड होंगे बेस क्लास कंपोनेंट से, ठीक है। बस ये लिखना होगा भी, ये याद रखें, ठीक है। मैंने माई कंपोनेंट बनाया है और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये कंपोनेंट की जो चीज़ें हैं ये यूज़ हो सके आगे भी ना, तो इस वजह से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। इसको मैं सेव करूँगा माई कॉम के नाम से, mycom.js। ये जो मेरा कंपोनेंट है इसने इनहेरिट किया है, एक्चुअली एक्सटेंड्स का मतलब होता है इनहेरिट। इसकी पेरेंट क्लास क्या है, कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कर क्या रहा है, ये सिर्फ प्रिंट करा रहा है दिस इज माय कंपोनेंट, ठीक है। इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ अपनी दूसरी जो मेन एप्लीकेशन है इसके अंदर। ये app.js जो है आपकी मेन फाइल है, यहाँ से काम शुरू होगा, यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कराऊंगा ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो मैंने वो जो कंपोनेंट बनाया है उसको मैं यूज़ कर लूँगा माई कॉम को। तो माई कॉम में जो भी लिखा होगा, जब मैंने ये टैग इस्तेमाल किया तो माई कॉम रेंडर हो जाएगा, ठीक है। माई कॉम चलेगा, माई कॉम जब चलेगा तो ये चीज़ रिटर्न करेगा। तो इस माई कॉम की जगह पे वो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, दिस इज माय कंपोनेंट, ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज भी पास कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर वर्जन इज इक्वल टू 1। हाँ, फंक्शनल कंपोनेंट पे आएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है सिंपल तरीका सीख लें। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी बात प्रॉप्स के ऊपर कर लूँ। मैंने यहाँ से जो वर्जन पास किया है मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वर्जन, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो वर्जन है उसकी वैल्यू आ जाएगी।
ये 1 कैसे आया? 1 मैंने यहाँ से पास किया था ना, यहाँ से मैंने 1 पास किया था। वर्जन इज इक्वल टू 1.0। यहाँ पे मैंने जो है वर्जन को, माय वर्जन इज, वर्जन की वैल्यू मैंने उठा ली है, ठीक है। माय वर्जन इज 1.0। तो ये प्रॉप्स है। और दूसरा तरीका जो है, हम स्टेट के थ्रू काम करते हैं। कंपोनेंट अपनी स्टेट मेंटेन करता है, ठीक है। स्टेट पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह।